नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही नेक्स्ट पार्ट है, इंडिफरेंस कर्व। लास्ट पार्ट में हमने समझा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से। इस चैप्टर में हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इसकी हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। पिछले पार्ट के यानी कि यूटिलिटी एनालिसिस के दोनों वीडियो, दो पार्ट में मैंने इसको कवर किया था, तो दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है और ये वाला चैप्टर समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फिर इकोनॉमिक पाठशाला। जल्दी से 2-3 पॉइंट पिछले चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं। एक है संतुष्टि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। क्या होता है सेटिस्फैक्शन? आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं मजा। तो हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं या उसको यूज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मजा मिलता है, एक लेवल का, किसी से ज्यादा मिलेगा, किसी से कम मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। जैसे पनीर की सब्जी खाने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, खेलने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पढ़ने से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये क्या है, हर एक वस्तु का एक ना एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है और हर एक आदमी का एक वस्तु के साथ सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। जैसे किसी आदमी को अरबी की सब्जी ज्यादा पसंद होती है लेकिन कईयों को अरबी की सब्जी पसंद नहीं होती। लौकी घिया बहुतों को बहुत पसंद है लेकिन कईयों को पसंद नहीं होता। तो हर एक गुड का हर एक पर्सन के साथ वेरी करता है सेटिस्फैक्शन लेवल। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता होता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये संतुलन की स्थिति में कब रहता है? जब उसका सेटिस्फैक्शन रहता है अधिकतम या फिर मैक्सिमम। जब वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर लेगा तब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा क्या थी कि कंज्यूमर गिवन मार्केट प्राइस पे और गिवन सैलरी पर, यानी कि जो भी उसको तनख्वाह मिलती है और बाजार कीमतों के हिसाब से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसे संयोग बनाता है कि अपना सेटिस्फैक्शन कर सके वो मैक्सिमम। आपको घर से कुछ पैसे मिले, 50 रुपए मिले, तो आप उससे कुछ ऐसी चीज खरीदोगे जिसको खरीदने के बाद आपको संतुष्टि मिले या फिर मजा आए। अब अगर खाने पे मजा आएगा तो आप खाने की चीज खरीदोगे, बुक्स खरीदनी है आपको, बुक्स खरीदने में मजा आएगा तो बुक्स ज्यादा खरीदोगे। तो जो भी प्रायोरिटी की चीज होगी, जो आपके लिए सेटिस्फाइड है उस समय, वो चीज आप उससे खरीदोगे। तो गिवन सैलरी पर और गिवन मार्केट प्राइस पे जब कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर लेता है, उस सिचुएशन में होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। यह है परिभाषा और यही हमें समझना है। पिछले चैप्टर में हमने यूटिलिटी एनालिसिस की सहायता से समझा था, इस चैप्टर में हम इंडिफरेंस कर्व की सहायता से समझेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या समझा था यूटिलिटी एनालिसिस में कि हम अपना सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 100। हम ये बता सकते हैं कि हाँ, मुझे पनीर खाने से 100 यूटिलिटी मिलेगी और चाय पीने से मेरे को 10 यूटिलिटी मिलेगी। ये हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन था हमारा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर हिग्स, उन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको सीरियल में लगा सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं कि हाँ भाई, पनीर मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फाइड है और चाय मेरे लिए थोड़ी सी कम सेटिस्फैक्शन देगी मेरे को। तो मैं ऐसे क्रम में लगा सकता हूँ कि ये मेरे लिए टॉप पे रहेगा, फिर ये नीचे 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 ऐसे आता रहेगा। तो उन्होंने एक नई विधि बनाई। पिछले चैप्टर में हमने कार्डिनल मेथड पढ़ा था, गणनावाचक विधि। उन्होंने एक नई विधि बनाई, ऑर्डिनल मेथड, यानी कि क्रमवाचक विधि, कि हम अपने वस्तुओं की जरूरत को प्रायोरिटी वाइज सीरियल में लगा सकते हैं, ना कि उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में नंबर्स में मेजरमेंट की सहायता से समझा था, अज्यूम किया था, और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि क्रम में लगाकर कैसे कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर सकता है या फिर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में आ सकता है। तो एक शब्द आ रहा है इसमें बार बार, इंडिफरेंस। क्या है ये? सबसे पहले इसी पर फोकस कर लेते हैं। इंडिफरेंस होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, जो पहले था वही अब है, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें। हिंदी में इसको कहते हैं तटस्थता या फिर तटस्थ है, नहीं हिलेगा बिल्कुल, जो पहले था वही अब है। तो इस चैप्टर से क्या रिलेशन है इसका? इस चैप्टर में रिलेट करता है ये संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को, कि हमारा सेटिस्फैक्शन जो है तटस्थ रहेगा, इनडिफरेंस रहेगा। जो पहले मिल रहा था किसी कॉम्बिनेशन से वही इस कॉम्बिनेशन से भी मिलेगा।
इसको एक एग्जांपल की सहायता समझ लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसे आए और आप जब बाजार में गए तो आपने सोचा कि खाने की चीज पर खर्च करूंगा, तो खाने के लिए आपने चॉकलेट और चिप्स कुछ खरीद लिए, है ना। अब बाद में क्या होता है, बाद में जब दोबारा से पैसे आए तो वहां पर आपको लगा कि चॉकलेट और चिप्स मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे इस बार, इससे मुझे थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बुक्स से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस बार मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे, बुक्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो यहां पर जो पहले आपको पैसा मिला था जब आपने चॉकलेट और चिप्स खरीदा, तो चॉकलेट और चिप्स से जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिला मैक्सिमम था उस समय का, और यहां पर आपने जब शिफ्ट किया तो यहां पर बुक्स खरीदने से भी आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला, मैक्सिमम मिला। तो क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन आपका इनडिफरेंट रहा, कुछ भी चेंज उसमें नहीं रहा, तटस्थ रहा वो बिल्कुल। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि हमारा सेटिस्फेक्शन जो है हर एक कॉम्बिनेशन पर जब हम उसको चेंज कर देते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या रहता है, तटस्थ रहता है, इनडिफरेंट रहता है। उसी को कहते हैं इनडिफरेंस कर्व या फिर सेट। अब इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं क्या होता है ये। जब भी हम किसी भी चीज को समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से या इकोनॉमिक्स में जब भी हम समझते हैं, तो एक रहता है उसका टेबल और एक रहता है उसका ग्राफ। तो यही है सूची और वक्र। क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि IS यानी कि इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि समान स्तर का की संतुष्टि। तो जो भी संयोग हम बनाएंगे, जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे दो वस्तुओं का, वो समान स्तर की संतुष्टि रहेगी, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ये दिखाता है हमें कौन, इनडिफरेंस सेट या फिर तटस्थता सूची। और तटस्थता वक्र क्या है, IC या फिर इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशन है, संयोग है दो वस्तुओं का जो कि हमेशा समान स्तर की संतुष्टि हमें दिखाता है। क्या है ये दोनों, वक्र और सूची। इसको एग्जाम्पल की सहायता समझ लेते हैं। मुझे पता है परिभाषा तो सर के ऊपर से ही निकल गई होगी। तो एग्जाम्पल क्या है सेट का, कॉम्बिनेशन है एप्पल है और ऑरेंजेस हैं, दो वस्तुएं हैं यहाँ पर एप्पल और ऑरेंजेस, इन दोनों का उपभोग हम कंज्यूम हम कर रहे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है ए जहां पर एक एप्पल खाया है और 10 ऑरेंजेस खाए हैं। तो यहां पर कस्टमर को लगता है कि मैं ये दोनों चीज इस यूनिट में खरीद लूंगा जब, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बी संयोग वो बनाता है तो वहां पर उसने एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ा दी और ऑरेंज 3 कम कर दिए। ऐसा करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपको पता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, जब भी हम किसी भी वस्तु को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वहां पर कम होता जाता है। अब उसने ऑरेंज खा लिए 10, नेक्स्ट टाइम जब वो लेने जाएगा ना तो कहेगा यार ऑरेंज से मन भर गया है, अब मैं एक काम करूंगा ऑरेंज कम खाऊंगा और एप्पल ज्यादा खाऊंगा। तो एक कारण तो होता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कि उपयोगिता इससे कम हो गई तो इसकी क्वांटिटी में लगातार कम कर देता। और दूसरा कारण है कि हो सकता है पेट इतने में ही भरता हो उसका, तो फिर या फिर पैसा ही उतना हो उसके पास, तो 2 एप्पल जब उसने लिए तो ऑरेंज की 3 क्वांटिटी उसको कम करनी पड़ी। लेकिन यहां पर याद रखना सेटिस्फेक्शन सेम है, उसने कम किया इसको बढ़ाने के लिए, तो जो यहां पर इसने कम किया यहां पर बढ़कर सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर हो गया। सी कॉम्बिनेशन जब उसने बढ़ाया तो ऑरेंजेस से और थोड़ा सा मन हट गया उसका, एप्पल की 3 क्वांटिटी कर दी उसने और ऑरेंजेस की 5 क्वांटिटी कर दी। और डी कॉम्बिनेशन में ये दोनों हो गए 4 और 4। तो क्या है इसके पीछे का कारण, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु का उपभोग हम ज्यादा करते रहते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी लगातार कम होती रहती है। यह है इनडिफरेंस कर्व। अब इसी सेट का हमें कर्व बनाना है, तो क्या है ए कॉम्बिनेशन एप्पल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एप्पल ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस ले लिए हैं। एप्पल कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 और ऑरेंजेस जा रहे हैं 10 तक, तो 2 4 6 8 10 इस गैप में मैंने बना लिया है। तो ए कॉम्बिनेशन में एप्पल है कितना 1 और ऑरेंजेस हैं 10, तो ये हो गया। दूसरा है कि 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस, तो 7 में 8 और 6 के बीच में मान लेता हूं, ये हो गया। सी 3 पे 5, 3 पे 5 हो गया और 4 पे 4 हो गया। तो ये हो गया ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। अब ये वक्र कैसा गया, ऊपर से नीचे 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 ऐसे। आईसी जो वक्र है वो हमेशा ऐसा होता है, ये हो गया इनडिफरेंस
कर्व क्या दिखा रहा है ये कि हर एक लेवल पर हमारा संतुष्टि का स्तर जो है बराबर है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट हमें बताता है। तो ये है लॉ कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन जो है वो हिलता नहीं है, तटस्थ रहता है, इंडिफरेंस रहता है। तो जब ये लॉ बना है तो कुछ उसके अजम्पशंस होंगे, कुछ मान्यताएं होंगी, हर एक जगह तो वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसकी अजम्पशन समझ लेते हैं क्या है वो, कि इनकम ऑफ कंज्यूमर डजंट चेंज, यानी कि कंज्यूमर का इनकम जो है वो चेंज नहीं होता, परिवर्तन उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर इनकम में चेंज हो जाएगा तो कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सकता है और भी ज्यादा कर सकता है बिना किसी की क्वांटिटी कम किए हुए। इसको एक एग्जांपल की सहायता समझ लेते हैं आपके साथ। आपके पास 50 रुपए आए है ना, अब आप बाजार में खाने का सामान खरीदने गए क्योंकि आपके लिए सेटिस्फेक्शन इस समय वही है। तो आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं कुछ चॉकलेट खरीद लूंगा, है ना, चॉकलेट खरीद लूंगा और कुछ चिप्स खरीद लूंगा। तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप पूरे 50 रुपए की चॉकलेट खरीद लो और चिप्स 0 खरीदो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 25 रुपए की चॉकलेट खरीद लो और 25 रुपए का चिप्स खरीद लो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि चॉकलेट आप 0 खरीदो और 50 के 50 रुपए की चिप्स खरीद लो। ये आपने कॉम्बिनेशन बनाया अपने पास मौजूद पैसों के हिसाब से। अब आपका सेटिस्फैक्शन इस समय और भी ज्यादा हो सकता है, आप और भी ज्यादा चॉकलेट खाने के अभी इच्छुक हो, लेकिन आप नहीं खा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा उतना नहीं है। तो अगर इनकम चेंज हो जाएगी तो आपका सेटिस्फैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पर हो सकता है कि 50 रुपए की चॉकलेट भी खरीद लो आप और उसके साथ साथ 20 रुपए का चिप्स भी खरीद लो, तो आपका सेटिस्फैक्शन वहां पर चेंज हो जाएगा। तो इनकम जो है कंज्यूमर की, ये मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं होती है, जितनी इनकम थी उतना ही उसके पास यूज उसने किया है। कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। स्थानापन्न होनी चाहिए वस्तुएं वो, यानी कि अगर ये नहीं मिल रहा है मुझे यूज करने के लिए, उपभोग करने के लिए, तो मैं दूसरा उपभोग कर सकता हूं। सब्सटीट्यूट गुड्स पर वो खर्च करे अपना पैसा। कुछ लोगों को आदत होती है एक ही चीज खाने की, यानी कि सिगरेट के कुछ लोग आदी होते हैं, तो सिगरेट में वो चेंजेस नहीं लाएंगे चाहे दूसरे की कितनी भी क्वांटिटी उनको कम करनी पड़े। तो यहां पर कंज्यूमर ये माना जाता है कि कंज्यूमर अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करता है जो कि सब्सटीट्यूट होता है जिनका। द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। पूरी तरह से निर्धारित है उसका कि हाँ मेरी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, दो चीजों को लेकर इतनी कितनी क्वांटिटी में उसकी खरीदूंगा। वेल डिफाइंड है उसकी प्रायोरिटीज। या फिर मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, मोनोटोनिक प्राथमिकता। इसको इसी एग्जांपल से समझ लिया हमने पहले भी कि अगर आपके पास पैसा और भी ज्यादा आ जाए, 50 की बजाय आपके पास 70 रुपए आ जाए और आपके पास अभी सेटिस्फेक्शन अपना लेवल बढ़ाने की इच्छा है, या फिर ये कहें कि आपके पेट में अभी भी भूख है, अभी भी आप खा सकते हो, तो हो सकता है कि आपने 50 रुपए की चॉकलेट के साथ साथ 20 रुपए के चिप्स भी खरीद लिए। तो जब भी इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की, तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से वो निश्चित करता है कि मैं कौन से चीज और भी ज्यादा खरीदूंगा। ये उसकी प्रेफरेंस प्राथमिकताओं पे निर्भर करेगा, हर एक कस्टमर का अपना अलग अलग हो सकता है। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या उसके पास पैसा बढ़ जाता है और भी ज्यादा चीजें वो खरीद सकता है, तो अपना सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम और भी ज्यादा कर सकता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से अपना सेटिस्फेक्शन और भी ज्यादा वो कर सकता है। द कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब है कि उसको पता है कि मुझे अपना पैसा किस हिसाब से कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। हिंदी का शब्द जो राशन है वो अंग्रेजी के शब्द रैशन से ही आया है। तो कंज्यूमर की प्रायोरिटीज निश्चित होती हैं कि अगर मेरे पास इतना पैसा आया है तो क्या मेरे ज़रूरतें हैं। अब ऐसा ना हो कि आपके पास भूख लगी है आपको और आप जाकर बाइक खरीद लो पैसा आते ही, तो बाइक तो खा नहीं पाओगे, तो आपकी क्या है, कंज्यूमर रैशनल नहीं कहलाता। तो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, उसको पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से क्या क्या चीज़ें मुझको खरीदनी चाहिए, तभी उसका सेटिस्फैक्शन वहाँ पर मैक्सिमम रह पाएगा। या फिर ये कहें कि उसका सेटिस्फैक्शन हिलेगा नहीं, तटस्थ रहेगा, है ना। तो ये है एनालिसिस। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। तो अब एक और टॉपिक आ गया है इसमें, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हिंदी में इसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ये क्या होता है? इसकी परिभाषा है कि X वस्तु की प्राप्ति के लिए या X वस्तु की एक इकाई की प्राप्ति के लिए Y वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, जो उसकी दर आती है उसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। बाउंसर चला गया, पता है मुझे। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। पहले फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा Y
ओब्लिक डेल्टा एक्स। डेल्टा होता है हमेशा चेंज के लिए y फॉर y गुड, x फॉर x गुड, यानी कि y गुड में जितने चेंजेस हुए हैं उसको x गुड के चेंजेस के साथ डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसको कहते हैं MRS। इसको हम समझते हैं इस वाले एग्जांपल से ही। ये वाला एग्जांपल आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशंस थे, कुछ एप्पल्स ऑरेंजेस थे। जब एप्पल की हम कुछ क्वांटिटी बढ़ा रहे थे तो ऑरेंजेस की कुछ क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो फिक्स है। हमने अभी 50 रुपए के एग्जाम्पल से भी समझा कि जब आप चॉकलेट और चिप्स खरीदते हो उस 50 रुपए में, तो जब आप चिप्स की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी तो चॉकलेट की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा उतना ही है, इनकम आपकी चेंज नहीं होती है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस थे एप्पल ऑरेंजेस, तो एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऑरेंज की कुछ क्वांटिटी का हमें त्याग करना पड़ता था। अब इसको आगे देखते हैं। तो सेम एग्जांपल है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। तो एक एप्पल जब हमने खरीदा तो 10 ऑरेंजेस खरीदे। अब नेक्स्ट जब हम एक एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो चेंज कितना हुआ? यहां पर एक का चेंज हुआ, डेल्टा एक्स कितना हो गया? 1 हो गया। एक्स गुड मान लेते हैं इसको और इसको वाई गुड। और ऑरेंज में कितना चेंज हुआ? 3 का चेंज हुआ। वाई गुड में कितना चेंज हुआ? 3 का चेंज हुआ। तो वाई गुड से एक्स गुड को डिवाइड कर देंगे तो 3 के चेंजेस के बदले 1 इक्वल टू 3, तो एमआरएस आ गया हमारा 3 यहां पर। नेक्स्ट देखो, जब एक और क्वांटिटी हमने एप्पल की बढ़ाई तो यहां पर ऑरेंज की 2 क्वांटिटी कम करनी पड़ी, तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2। नेक्स्ट एक क्वांटिटी और एप्पल की बढ़ाई तो अगली हमने ऑरेंज की एक क्वांटिटी कम कर दी, तो यहां पर एमआरएस हो गया 1। ये होता है एमआरएस की एक्स वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए हम वाई वस्तु की जितनी भी इकाइयों का त्याग करते हैं, जो उसको डिवाइड करके आंसर आएगा उसको कहते हैं एमआरएस। अब एक चीज ध्यान दो कि एमआरएस लगातार कम हो रहा है। यहां पर देखो 3 का त्याग किया हमने, यहां पर 2 का ही त्याग किया और यहां पर हमने 1 का ही त्याग किया। ऐसा क्यों होता है? तो ये नियम है हमेशा कि एमआरएस ऑलवेज डिक्लाइन, यानी कि हमेशा कम होता है एमआरएस, कभी भी बढ़ता नहीं है। क्यों होता है ऐसा? आपको याद है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तुओं की अधिक इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। यहां पर ऑरेंज आपने 10 खा लिए इकट्ठे, तो इससे मिलने वाली उपयोगिता सीधी सी बात है कम ही होगी, तो आप एप्पल की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। अब यहां पर जैसे जैसे एप्पल की हम अधिक इकाइयों उपभोग करेंगे तो हमारा मन एप्पल से खत्म होकर ऑरेंजेस की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसीलिए लगातार जब भी हम एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो यहां पर ऑरेंज की क्वांटिटी हम लगातार कम त्याग करते हैं, तो इसलिए एमआरएस हमेशा घटता रहता है। एक टाइम पे आपका ऑरेंज से मन भर गया, दूसरी बार फिर जब एप्पल लगातार खाओगे तो एप्पल से मन भर जाएगा और ऑरेंजेस की तरफ हम शिफ्ट होने लगेंगे। इसीलिए एमआरएस लगातार कम होता जाता है। क्या मतलब है इसका? कि हम जब भी अगली इकाई त्याग करेंगे तो हमेशा पहली इकाइयों से कम ही त्याग उसका करेंगे। ये है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमेशा याद रखना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है कि व्हाई एमआरएस ऑलवेज डिक्लाइन, क्यों ये लगातार कम होता रहता है? तो क्यों कम होता है? ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण ये हमेशा कम होता है। ये हो गया। अब आपको आईसी याद है, इंडिफरेंस कर्व कैसा गया था? ऐसा गया था हमें, है ना? इसको कहते हैं आईसी। अब इस आईसी की हमें प्रॉपर्टीज समझनी है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो आईसी स्लॉप्स डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ अग्रसर होता है हमेशा, है ना? जब हम इसको बनाया था हमने वक्र तो लगातार कम होता जाता है एमआरएस, तो एमआरएस के लगातार कम होने की वजह से ही डाउनवर्ड हमेशा ये रहता है, नीचे की तरफ अग्रसर रहता है। एमआरएस इज ऑलवेज डिक्लाइन, ये हमने समझ लिया है कि एमआरएस हमेशा कम क्यों होता रहता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण कम होता है। IC इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स का मतलब है एकदम लगातार गिरेगा और फिर धीरे धीरे ऐसे उठता रहेगा, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर IC का मतलब है ये हो गया एक IC, यहां पर हमारा कुछ सेटिस्फैक्शन है। अब इसके ऊपर अगर कोई IC बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, तो वो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा है तभी उसके ऊपर बना है। और ये बढ़ेगा कैसे? जब आपकी सैलरी अगर बढ़ जाएगी तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज बदल सकते हो कि यार मैं इसकी क्वांटिटी कम किए बिना दूसरे की क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं, तो वहां पर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, तो आईसी भी ऊपर चला जाएगा। तो हायर आईसी यानी कि जितना ऊपर आईसी जाएगा उतना ही सेटिस्फैक्शन का लेवल भी बढ़ता रहता है। इसके ऊपर चला गया तो इससे ज्यादा है ये, ठीक है। आईसीज डू नॉट क्रॉस
और इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। मतलब आईसी जब हम बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा ऐसे चला जाएगा ऐसे चला जाएगा, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये एक के ऊपर ही दूसरा रहेगा और जितना ऊपर रहेगा सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही ज्यादा रहता है। आईसी डज नॉट टच, यहां टच की स्पेलिंग में गलत लिख दी है मैंने, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि कभी भी एक्स एक्सिस को, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इधर छू जाए पूरा, कभी भी नहीं छुएगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर रहता है, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल कुछ ना कुछ तो रहेगा हमेशा। कॉम्बिनेशन जब हम चेंज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ ना कुछ तो रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि जीरो हो जाए, जीरो होगा तभी एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को टच करेगा, तो कभी भी जीरो नहीं होता, इसीलिए कभी भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व। अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं समझा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो एक टॉपिक इसका बचा है बजट लाइन, जो कि मैं कवर करूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने कवर किया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, एमआरएस क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं और लॉ के क्या क्या अजम्पशंस है। इसमें एमआरएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से समझ लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।